स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका बायो टीचर डॉक्टर मनीष शर्मा। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल reproductive system. In the previous video, we have already completed the male reproductive system, right? Organs, accessory glands, and the spermatogenesis. In this video, we will discuss the female reproductive system. So, सबसे पहले हम इसका फ्लो चार्ट की बात करेंगे। फ्लो चार्ट में जैसे हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बाइफर्केट किया है, द सेम थिंग इज इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इट कंसिस्ट ऑफ ऑर्गन्स एज वेल एज द ग्लैंड्स। ऑर्गन बेसिकली ऑफ two types. One is primary organ, and second is accessory or secondary. Organs. As I told in the previous lectures, the difference between the primary and the secondary organs, the primary organs which are concerned in the gametogenesis, while the accessory or secondary organs, they are helpful in the conduction or transportation of the gametes, right? So in the female, the primary organs, ovary helpful in the gamete formation, while the accessory organs, number one is fallopian tube, second one is uterus, third is vagina, fourth is vulva or एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ठीक है, तो प्राइमरी ऑर्गन ओवरी हो गया, एसेसरी में फैलोपियन ट्यूब हो गई, यूट्रस हो गया, वेजाइना एंड वल्वा और एक्सटर्नल जेनिटेलिया। यहां ग्लैंड्स की बात करें तो ग्लैंड्स में बार्थोलिन्स ग्लैंड, second perineal gland, third mammary gland, right? These three different glands present in the female: bathonial gland, perineal gland and mammary gland. Okay, so this is the flow chart of the female reproductive system. Now let us discuss one by one. First we will discuss the primary organs, then switch over to the secondary organs. So first is ovary. One pair ovaries, they are present. लोकेशन की बात करूं, लोकेशन ओवेरियन फोसा, कंपटीशन के लिए बहुत काम आएगा। The ovary is located inside the ovarian fossa. ये एरिया है, this area is bounded by external
iliac artery, then ureters and internal iliac artery. The area which is bounded by the external iliac artery, ureters and internal iliac artery, that is ovarian fossa. हम शेप की बात करें तो शेप इज आलमंड, बादाम, आलमंड लाइक. हम इसमें दो कंडीशन डिस्कस कर रहे हैं. कंडीशन बिफोर प्यूबर्टी की बात करें एंड आफ्टर प्यूबर्टी. अगर मैं बिफोर प्यूबर्टी की बात करता हूं तो ओवरीज का जो आउटर टेक्सचर है दैट इज स्मूथ एंड पिंक इन कलर. लेकिन अगर मैं आफ्टर प्यूबर्टी की बात करता हूं, वंस द ओव्यूलेशन टेक्स प्लेस, then rupture of the follicles, then the outer surface of the ovary also ruptured and release the secondary oocyte in the peritoneal cavity. So this become rough and somewhat brown in color, right? So this is the difference कि बिफोर प्यूबर्टी ओवरी का टेक्सचर क्या होगा और आफ्टर प्यूबर्टी ओवरी का टेक्सचर क्या होगा. ठीक है, ये कंडीशन दोनों हमने डिस्कस कर ली. अब देखिए जो मेन फंक्शन है ओवरी का, द मेन फंक्शन ऑफ द ओवरी इज द प्रोडक्शन ऑफ ओवा, राइट? या जनरल टर्म में आप उसको एग भी कह सकते हैं. ठीक है, जो गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस है, मैं यहां पर मेल और फीमेल थोड़ा सा कंपेयर कर रहा हूं. गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस, अगर हम मेल की बात करें तो हमने ये देखा आफ्टर द अटेंडिंग ऑफ द प्यूबर्टी, मेल में गैमेटोजेनेसिस जो स्टार्ट हो रहा है आफ्टर अटेंडिंग द प्यूबर्टी, राइट? आफ्टर. जबकि अगर मैं फीमेल की बात करता हूं गैमेटोजेनेसिस, that means this will takes place in embryonic development. During the course of embryonic development, the gametogenesis will start. So this is the basic difference between the male and the female gametogenesis, right? Puberty जब स्टार्ट हो जाएगी तो गैमेटोजेनेसिस मेल के अंदर स्टार्ट होता है, बट फीमेल के अंदर जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है उस टाइम पर गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट हो चुका होता है. बेटा इसको ध्यान से रिमेंबर करना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ठीक है, अब हम बात करते हैं ओवरी में. ओवरी के मेन फंक्शन पे आते हैं. तो ओवरी का मेन फंक्शन है oogenesis, फॉर्मेशन ऑफ ओवा. अब जो फॉर्मेशन ऑफ ओवा है हम कह रहे हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज पर स्टार्ट हो जाएगा, राइट? तो एम्ब्रियोनिक स्टेज पर जो इसकी लेयर्स हैं, पहले मैं लेयर्स थोड़ा सा और तुम्हें क्लियर कर दूं. ओवरी की जो लेयर्स हैं तो सबसे पहले आती है आपकी जर्मिनल एपिथेलियम. ठीक है, फर्स्ट लेयर इज जर्मिनल एपिथेलियम. एज द नेम सजेस्ट कि वो जर्मिनल एपिथेलियम क्या कर रही होगी, that have the germ cells, right? Then second one is tunica albuginea. Now this tunica albuginea having the white fibrous connective tissues. ठीक है, white fibrous connective tissues हैं. जो थर्ड लेयर आ रही है दैट इज कॉल्ड कॉर्टेक्स.
cortex is made up of reticular fibrous connective tissues, पहली बात. दूसरी बात, इसमें you will find the various stages of maturation of follicles. आपको डिफरेंट जो फॉलिकल्स का मैचुरेशन है वो यहाँ पर मिलेगा. एंड द फोर्थ लेयर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेयर, दैट इज कॉल्ड मेडुला, और यू कॉल इट zona vasculosa, right? Zona vasculosa. It is made up of spongy connective tissues. One thing, they also have the blood vessels, right? And very very important, they have the hilus cells or interstitial cells. Hilus cells या फिर interstitial cell इनको कह सकते हैं. And these cells secrete a very important hormone called estrogen. Very important hormone called estrogen. So the estrogen जो फीमेल एंड्रोजन है, अब यहाँ देखो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा अगर देखो तो हाइलस सेल और इंटरस्टिशियल सेल, मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब तुम्हें पढ़ाया था तो यहाँ पर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में आपको बताया कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैविंग द लिडिक सेल्स और द इंटरस्टिशियल सेल्स, दे सिक्रीट द मेल एंड्रोजेंस दैट इज टेस्टोस्टेरोन. The same thing has happened here. The zona vasculosa or the medulla region, they also have the specialized cells called hilus cells or interstitial cells. These cells also secrete the sex steroid, female sex steroid, that is estrogen. So, when you compare the hilus cells with the Leydig cells, then they are the homologous structure or the analogous structure. इस तरीके से क्वेश्चंस पूछता है बेटा उसको, राइट? तो यहाँ पर क्या है कि सेल जो आ रही हैं उनका ओरिजिन डिफरेंट है बट फंक्शन सेम हो रहा है. स्टेरॉयडल हार्मोन दोनों ही सिक्रीट कर रही हैं, राइट? सो दे आर द एनालॉगस स्ट्रक्चर्स. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो 4 लेयर्स हो गई, जनरल एपिथेलियम हो गई, ट्यूनिका एल्बुजिनिया हो गई, कॉर्टेक्स हो गई और मेडुला हो गई. मेरे ख्याल से आपको लेयर्स बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी, ठीक है? अब आते हैं जरा हम इसके मेन फंक्शन पर. मेन फंक्शन की मैं बात करूं तो इसमें प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स का डेवलपमेंट की मैं बात करने जा रहा हूं. प्राइमोर्डियल फॉलिकल, राइट? हम प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स की बात कर रहे हैं, यानी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पे मैं फोकस कर रहा हूं इस समय. एम्ब्रियोनिक लाइफ में, एम्ब्रियोनिक लाइफ, राइट? ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक लाइफ जो जर्मिनल एपिथेलियम है, जर्मिनल एपिथेलियम, ठीक है? Now this germinal epithelium give rise to the egg tube, right? और ये egg tube जो है फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाइड बाय फ्लूजर. तो इसको हम बोलते हैं द egg tube ऑफ फ्लूजर, ठीक है? अब जो egg tube है, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ा रहा हूं मैं, राइट? जो एग ट्यूब है, अगर मैं इसे एग ट्यूब कंसीडर कर लूं तो जो इसके टर्मिनल्स हैं, these terminals detach. After the detachment they will form such type of cell, ठीक है? अब देखो जो फॉलिकल्स टाइप हैं, यानी ये वाले,
दिस इज फॉलिक्यूलर लेयर, ठीक है। और हर एक फॉलिकल के अंदर आपको एक ऊगोनिया भी मिलेगा, राइट। तो ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक लाइफ such type of the primordial follicles are formed, ठीक है। अब इसमें जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स हैं, अगर मैं इसको बोलते हैं प्राइमोर्डियल फॉलिकल, राइट। नाउ द प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स, इनके नंबर 5 to 7 मिलियन 5 to 7 मिलियन हो सकते हैं, राइट। अप्रॉक्स 5 to 7 मिलियन जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल हैं, राइट, एम्ब्रियोनिक स्टेज पर। अब ये 5 to 7 मिलियन सून बिफोर बर्थ, राइट, सून बिफोर बर्थ, यानी ये डीजनरेट कर रहे हैं। डीजनरेट करने से ये रह जाएंगे अप्रॉक्स 3 lakhs 5 to 7 मिलियन बने, जिसमें से 3 lakhs रह गए। दिस इज कॉल्ड एट्रेस्टिक फॉलिकल या एट्रेसिया भी बोल सकते हैं आप, एट्रेसिया। दोनों टर्म याद रखना, डीजनरेशन से रिलेटेड है ये। 5 to 7 मिलियन जो फॉलिकल्स बने, उसमें से 3 lakhs रह जाते हैं, राइट। अनदर वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट रिगार्डिंग दिस 3 lakhs, आउट ऑफ दिस 3 lakhs approx 400 to 500 get maturity during fertile life of फीमेल। यानी जो उसकी फर्टाइल लाइफ है फीमेल की, फर्टाइल लाइफ कौन सी होगी? फर्टाइल लाइफ होगी मीनार्क टू मीनोपॉज। अगर मीनार्क जो है वो 10 इयर्स पे हो रहा है और मीनोपॉज जो है वो 50 इयर्स पे हो रहा है सपोज, ठीक है, दैट मीन्स द फर्टाइल लाइफ ऑफ दैट फीमेल इज 40 years 40 years 40 years में दैट फीमेल गिव 400 प्लस ऑफ स्प्रिंग, राइट। अब इसमें कैसे निकालेंगे वो थोड़ा सा समझ लो। प्रैक्टिकली दिस इज नॉट पॉसिबल बट थियोरेटिकल है, राइट। हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस आपको कंपटीशन में फॉर्म करके देता है। एग प्रोडक्शन जो है 1 egg per month, right? That means 12 eggs per year multiplied by 40, 480 eggs during the entire fertile life of the female. So this is only the hypothetical, because at this age the pregnancy is very risky to the female life. And second very important thing, if the pregnancy takes place, then approx 15 months is the gap. 9 months is the pregnancy period and the 6 month is the lactation period. So practically this time period is blocked for the further pregnancies, right? तो 15 मंथ का तो डेफिनेटली वो गैप आएगा। खैर, अब ये बात तो हो गई डीजनरेसी की या एट्रेसिया की, कि कैसे कैसे डीजनरेट। अब मैं इसका फर्दर जो डेवलपमेंट है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो फर्दर डेवलपमेंट है, जो हमारा प्राइमोर्डियल फॉलिकल बना,
अब नाउ दिस प्राइमोर्डियल फॉलिकल, जो इसकी फॉलिकुलर लेयर है इसकी मैं बात कर रहा हूं, राइट। नाउ दिस फॉलिकुलर लेयर, follicular layer undergo multiple division। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ध्यान से सुनो, ठीक है। मल्टीपल डिवीजन, अब जब मल्टीपल डिवीजन बनेंगे तो इसका मतलब मल्टीपल लेयर स्ट्रक्चर फॉर्म्ड होगा, ठीक है। जो मल्टीपल लेयर स्ट्रक्चर फॉर्म होता है इसको टेक्निकली बोलते हैं मेम्ब्रेनस ग्रैन्युलोसा। याद रहना चाहिए, इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टर्म, मेम्ब्रेनस ग्रैन्युलोसा। ये जो मल्टीपल लेयर्स बनी है, नाउ दिस ग्रुप इज डिवाइड इनटू टू लेयर्स, राइट। अब हम ये लेके चल रहे हैं, एक ग्रुप हमारा ये आ गया, राइट। और सपोज सेकेंड ग्रुप हमने लेयर्स का ये ले लिया, ठीक है। नाउ हर एक फॉलिकल के अंदर मैंने आपको ये भी बताया कि उगोनिया है, तो उगोनिया भी मैच्योर कर रहा है। तो जो उगोनिया है उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मैं डॉटेड लाइन दिखा रहा हूं, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। प्रॉपर न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, दिस इज प्राइमरी oocyte। नाउ जो ये मेम्ब्रेनस ग्रैन्युलोसा लेयर थी, नाउ दे आर डिफरेंशिएटेड इनटू टू लेयर्स। द आउटर वन इज कॉल्ड peripheral layer and followed by inner one, medullary layer। देखिए जो मेडुलरी लेयर है यही आगे चल के जोना पेल्यूसिडा में कन्वर्ट करेगी, ठीक है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो पेरिफेरल और मेडुलरी लेयर्स हैं, दे आर ज्वाइन एट वन पॉइंट। यहां हम मान लें ये दोनों आपस में ज्वाइन करेंगी, राइट, सेलुलर जंक्शन है। नाउ दिस सेलुलर जंक्शन इज कॉल्ड जर्म हिल और डिस्कस प्रोलीजीनस और क्यूमुलस ऊफोरस। तो ये डिफरेंट नेम है, जर्म हिल हुआ, डिस्कस प्रोलीजीनस हुआ या क्यूमुलस यूफोरस हुआ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा। इंपॉर्टेंट इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा तो वो यही प्लेस है, यहीं से वो रिलीज होना है, राइट। कहीं और भी एरिया से वो रिलीज नहीं होगा, यहीं से ये रप्चर्ड करेगा, ब्रेक डाउन होगा, ब्लीडिंग होगी एंड द सेकेंडरी oocyte विल रिलीज, ओके, राइट। अब देखिए जो मल्टीपल लेयर थी मेम्ब्रेनस ग्रैन्युलोसा का, उसका फेट तो ये हो गया। देन जो हमने कॉर्टेक्स जोन आपको बताया, तो कॉर्टेक्स जोन जो है इसके बाहर अभी दो लेयर और फॉर्म करेगा। The stroma cells of the cortex lay down the two layers around the follicle, right? These two layers are, the outer one is called
theta externa, and the inner one is called theta interna. ठीक है, theta externa and theta interna. Now very important thing, अब देखिए ये एक एरिया मैंने दिखाया है, ये द गैप बिटवीन द पेरिफेरल एज वेल एज द मेडुलरी लेयर. नाउ दिस गैप इज कॉल्ड एंट्रम. इट्स ए कैविटी बेसिकली, एंट्रम. जब तक एंट्रम एम्प्टी है, यानी उसके अंदर कोई लिक्विड नहीं है, तब तक आप इसको सेकेंडरी फॉलिकल एंड सेकेंडरी oocyte टर्म यूज करेंगे. ठीक है. वंस दिस एंट्रम इज फिल्ड विद liquor folliculi. Once this antrum is filled with the liquor folliculi, then the follicle turn into tertiary follicle, or you call it Graafian follicle. This is the mature follicle basically. है अभी भी है secondary follicle, क्योंकि उसका रीजन ये है meiosis 2 complete नहीं होता. The meiosis 2 depend upon the centriole of the sperm, right? जब sperm centriole साइटोप्लाज्म में एंटर करेगा तब उसके बाद meiosis 2 complete होता है. So टर्शरी फॉलिकल सिर्फ हम इस बेसिस पे कह रहे हैं द लिक्विड इज प्रेजेंट इन द एंट्रम. दैट लिक्विड इज कॉल्ड लिक्वर फॉलिकुलाई. बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बेटा, कई बार क्वेश्चन आ चुका है. ठीक है. अब इसको हम बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल, द मैच्योर फॉलिकल. जो मैच्योर फॉलिकल है या ग्राफियन फॉलिकल है, ठीक है. अब इसकी बात मैं थोड़ी सी कर रहा हूं, अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना है इस चीज को. मैच्योर फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल 14th day of menstrual cycle. 14th day of the menstrual cycle, a very important event takes place. That event is called ovulation. क्या कह रहे हैं इसको? Ovulation. That is release of the ova, basically release of the secondary oocyte. देखो कंपटीशन दोगे तो उसमें बहुत प्रिसीजन होता है, बहुत ज़्यादा प्रिसीजन, राइट. कंपटीशन बहुत इजी होता है, कोई डिफिकल्टी नहीं है बेटा, सिर्फ लैंग्वेज का खेल होता है. तुम्हें आंसर मालूम होता है, लेकिन वो लैंग्वेज थोड़ी सी ऐसी ट्विस्ट होती है जिसकी वजह से तुम गलत करके आते हो. ठीक है. स्टूडेंट मेरे सामने आते हैं, मुझे आंसर सही बताते हैं, लेकिन वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं. दिस इज बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज. जब मैं उनको बोलता हूँ कि बेटा इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है वो, तो कहते हैं सर समझ में नहीं आया. तो इसलिए लैंग्वेज पे बहुत ध्यान दिया करो कि बेसिकली वो कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, राइट. वंस यू स्टडी द क्वेश्चन पेपर्स, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है बेटा उस क्वेश्चन को समझना, राइट. अगर तुमने क्वेश्चन को सही से रेस्पेक्ट दे दी तो तुम्हारी रेस्पेक्ट बन जाएगी, राइट. अदरवाइज सिलेक्शन ना होना मतलब बेइज्जत, राइट. तो ध्यान से क्वेश्चन को पूरी रेस्पेक्ट दो, मतलब फुल टाइम दो कि वो क्या कहना चाह रहा है, राइट. आंसर तुम लोगों को मालूम है, यू आर वेरी इंटेलिजेंट बॉयज, राइट. सो ओव्यूलेशन क्या हुआ? रिलीज ऑफ ओवा. अब रिलीज ऑफ ओवा में क्या हो रहा है ये मैं बताना चाह रहा हूं. देखो रिलीज ऑफ ओवा में हमारा ये सेक्शन, ये पूरा सेक्शन जाएगा, ये पूरा सेक्शन यहां से मैं इसे बिल्कुल गायब कर देता हूं. ठीक है. यानी ये यहां से रप्चर किया और निकल गया, राइट. यहां से रप्चर किया और निकल गया. अब इसमें जो ओव्यूलेशन हुआ है, राइट, ओव्यूलेशन हुआ तो यहां पर
प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड ऑल, और बाहर आपका आ गया मेडुलरी लेयर, मेड्यूलरी लेयर, ठीक है, या जोना पेल्यूसिडा, राइट। ये तो आपका कहां पहुंच गया, पेरिटोनियल कैविटी, ठीक है। पेरिटोनियल कैविटी में रिलीज होगा और पास में लगे होंगे फिम्बरी फैलोपियन ट्यूब के, जल्दी से आ जाओ, अंदर आ जाओ, बाहर कहीं नहीं जाना, राइट। तो ये पूरा फंक्शन हुआ, लेकिन ये जो पूरा स्ट्रक्चर था ये कहां रह गया, ये रह गया ओवरी में, राइट, इनसाइड ओवरी। नाउ जब ये रप्चर्ड हुए भाई साहब, तो ये इसमें क्या हुआ, ब्लीडिंग हुई, तो ब्लड वगैरह ये सब यहां आ जाएगा, राइट। ऑल ब्लड, डेड टिश्यूज, डेब्रीज एंड ऑल, जो कुछ गार्बेज था, राइट, वो सब का सब इसके अंदर आ गया। ऐसा नहीं कि ओवरी में तैर रहा है, तो ये सब कुछ जो था ये कन्वर्ट कर जाएगा, दैट इज कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। रटना है, याद रखना है, कुछ भी करना है रखना चाहिए, राइट, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है कंपटीशन। कॉर्पस ल्यूटियम, ना दिस कॉर्पस ल्यूटियम, पहली बात येलो कलर्ड, राइट, या गोल्डन कलर्ड, कुछ भी दे ऑप्शन में, येलो कलर्ड बॉडीज, गोल्डन कलर्ड बॉडीज, बोथ आर द सेम, राइट। अब ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, अब यहां देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका फेट, FATE, भाई साहब का क्या होगा, राइट। इसका फेट दो बातों पर डिपेंड कर रहा है। पहली बात, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। दूसरी बात, नो फर्टिलाइजेशन, नहीं फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन हो रहा है या फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, दो कंडीशन आ गई। पहली कंडीशन डिस्कस कर रहे हैं, अगर फर्टिलाइजेशन होता है देन एक्टिव अप टू 3 months, राइट, रहेगा पूरी प्रेगनेंसी तक, 9 महीने रहना है, डिजनरेट नहीं करता, माइंडेड, ठीक है। एक्टिव बोला है मैंने, मतलब बहुत ज्यादा फंक्शन कर रहा होगा, राइट। एक्टिव अप टू 3 months, यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी, द इंटायर duration of the pregnancy is divided into 3 trimester and each trimester having the 3 month। तो 3 महीने का एक ट्राइमेस्टर है, तो 3 ट्राइमेस्टर हो गए, क्योंकि 9 महीने की प्रेगनेंसी है, राइट। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में या 3 महीने तक ये एक्टिव रोल प्ले करेगा एंड रिलीज द इंपॉर्टेंट हार्मोन्स, दैट इज प्रोजेस्ट्रॉन, मेन प्रोजेस्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये तो बात रही कि फर्टिलाइजेशन होता है, फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट हो गई, बहुत खुशी की बात है, राइट। लेकिन दूसरी बात करते हैं, नो फर्टिलाइजेशन, अगर मान लीजिए फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, राइट, नो फर्टिलाइजेशन, तो विद इन 7 to 8 days, within 7 to 8 days, this corpus luteum degenerate and form a very important question again, corpus
एल्बिकैन्स। फाइब्रस बॉडी होती है बेटा, ध्यान रखना, फाइब्रस बॉडी है, फाइब्रस बॉडी, ठीक है। फाइब्रस बॉडी है, वाइट इन कलर है, वाइट है, वाइट इन कलर, तो कलर भी ध्यान रखना। फाइब्रस बॉडी है, वाइट इन कलर है, तो डीजनरेट कर जाती है। डीजनरेशन में क्या होता है, एक चीज बिल्कुल ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। डीजनरेशन इज नथिंग जस्ट द फेगोसाइटोसिस। जो मैक्रोफेजेस हैं, आपके अंदर जितनी भी अनवांटेड चीजें होती हैं वो सब खा जाती हैं, राइट। सो मैक्रोफेजेस बेसिकली इस कॉर्पस एल्बिकेंस को पूरा क्लीन अप कर देंगे। Now the ovary is set for the another oogenesis और ova production के लिए वो ready हो जाती है। So this is all about the ovary, right? So I think आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आई होगी इसमें, ठीक है। Now अब आते हैं, ये प्राइमरी ऑर्गन्स हमारा कंप्लीट होता है। अब हम सेकेंडरी ऑर्गन या एसेसरी ऑर्गन की तरफ स्विच ओवर कर रहे हैं। देखो एसेसरी ऑर्गन में सबसे पहले हमारा आता है फैलोपियन ट्यूब, राइट। बहुत इजी है, बहुत इजी, कुछ नहीं है यार, जरा सा 2-3 चीजें पढ़नी है तुम्हें, राइट। फैलोपियन ट्यूब, दूसरा नाम भी याद रखना, कंपटीशन देना ही देना है, ओविडक्ट, तीसरा भी याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, डॉक्टर बन जाओगे तो आगे ध्यान रखें, एक एक चीज के 10-10 नाम याद करने पड़ेंगे। फैलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट और साल्पनिक्स, तो अभी से हैबिट में ले आओ, ठीक है। तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लें इसका, बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है। एंटीरियर एंड वाइड है, फिर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, फिर मिडिल में वाइड हो जाता है, फिर यूट्राइन पार्ट आ गया, फनल शेप्ड, ट्यूबुलर, वाइडेंड, देन यूट्राइन पार्ट, ठीक है। अब देखिए जो फनल शेप्ड है, जो बिल्कुल ओवरी के मुंह पे लगा हुआ है, राइट। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आपको इस तरह का स्ट्रक्चर, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस लाइक दिस। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, दीज आर कॉल्ड फिमरे। क्या कहेंगे, फिमरे, ठीक है। और ये वाइड एरिया इज कॉल्ड इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम, राइट। तो इनफंडिबुलम कैसा हो गया, फनल शेप्ड, कैसा हो गया, फनल शेप्ड, ठीक है। नाउ दिस इज फनल शेप्ड, और ये कैसे हो गए, फिंगर लाइक, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। अब बेटा देखो यहां पर जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, यहां पर एक क्वेश्चन पूछ लेता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द फिमरे, यानी फिमरे का रोल क्या है। तो यहां एक ध्यान रखना, 2 वर्ड याद रखने हैं, लैंग्वेज की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। पहला याद रखना कलेक्शन, और दूसरा याद रखना कंडक्शन। क्या कलेक्ट कर रहा है, oocyte कलेक्ट कर रहा है भाई, ओवरी के मुंह पे लगा हुआ है तो oocyte कलेक्ट कर रहा है। कंडक्ट क्या कर रहा है, oocyte कंडक्ट कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है, कंडक्ट करवा रहा है, बस, बाकी कुछ नहीं है। एज सुन एज द सेकेंडरी oocyte रिलीज, यहां ले लें अगर हम, एज सुन एज द सेकेंडरी oocyte release from the ovary, then fimbre beat inwardly like this, आओ आ जाओ, राइट। जब इनवर्ड मोशन है तो क्या होगा, कोई भी चीज बाहर थोड़ी ना चली जाएगी। जब आप किसी चीज को अंदर की तरफ खींच रहे हैं तो पेरिटोनियल कैविटी में व्हाटएवर इज रिलीज, देन दैट विल एंटर इनटू द फैलोपियन ट्यूब, ओके। So this secondary oocyte enter into the fallopian tube. Now this fallopian tube, the wall of the fallopian tube
लाइन वाइज सीलिएटेड एपिथेलियम पहली बात। अब देखो सीलिएटेड आ गई, कंडक्शन में हेल्प करेगी नहीं करेगी? सीलिया के काम क्या है? कंडक्शन, राइट। पूरी फैलोपियन ट्यूब में सीलिएटेड एपिथेलियम है, ठीक है। प्लस मस्क्यूलर ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है, मस्कुलर भी है और ट्यूबुलर भी है, मसल्स भी हैं और उसमें ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है। दूसरा एरिया हम बात कर रहे हैं आप, ये है एम्प्यूला। देखिए ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, अगर हम इस ट्यूब के कंसर्न में बोलते हैं तो वाइडेस्ट पार्ट है, राइट, वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। एम्पुला, अब यहां दो कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट में बोलने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। एम्पुला जो है द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब देखो तुम जब कंपटीशन दे रहे हो तुम्हें ऑप्शन के हिसाब से आंसर करना है, राइट। ऐसा नहीं है कि भाई सर ने बोला था एम्पुला है तो एम्पुला है, लेकिन अगर वो और प्रिसाइज आंसर दे रहा है, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, प्रिसाइज आंसर हमेशा सी और डी ऑप्शन पर रखे होते हैं, राइट। आपको लालच वाले आंसर जितने भी होंगे जो आपको देख के आपका मन ललचा जाए, ओहो यही है मैं तो सिलेक्ट हो गया, वो ए और बी पे ही होंगे हमेशा, राइट। कंफ्यूजिंग आंसर ऑलवेज एट सी एंड डी, राइट। सी एंड डी पर बहुत प्रिसीजन होता है। अब जैसे उसने क्वेश्चन दिया द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन फीमेल इज, आपका आंसर पहला मन भावन कौन सा रखा होगा? एम्पुला। हमने भी एम्पुला पढ़ाया, आप भी एम्पुला करे आए, राइट। लेकिन दूसरी बात आपके दिमाग में नहीं रही कि सर ने एक चीज और भी बोली थी। द सेकेंड थिंग इज सीओडी में से एक ऑप्शन उसने रख दिया है एम्पुलरी इस्थीमस जंक्शन। बस ये प्रिसिजन आ गया, राइट। तो अगर सिंपल एम्पुला दे रखा है, एम्पुलरी इस्थीमस जंक्शन नहीं है, यू गो विद द एम्पुला, योर आंसर इज करेक्ट। बट लेकिन अगर यहां पर वो देता है आपको एम्पुलरी isthmus junction, then your answer is this, not the ampulla simple, okay, right. So the last part is isthmus, ये जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो isthmus जो है that is a uterine part basically which join the fallopian tube with the uterus, राइट। इसमें कुछ ऐसा टेक्निकल नहीं है। अब यह एक चीज और बता दूं, अगर मैं लेंथ की बात करूं तो अप्रॉक्स 10 सेंटीमीटर लेंथ होगी फैलोपियन ट्यूब की, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट फॉर द कंपटीशन ओनली, फॉर द कंपटीशन, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। Ectopic pregnancy, what it is? The pregnancy which takes place, या सिंपल सी भाषा में फैलोपियन ट्यूब प्रेगनेंसी, बहुत ज्यादा लैंग्वेज पे मत जाइए, फैलोपियन ट्यूब प्रेगनेंसी। अभी तक आपने सुना कि प्रेगनेंसी यूट्रस में हो रही है, राइट। The fetus develop inside the uterus. अब मैं ये कह रहा हूँ fetus या embryo develop in the fallopian tube, right? This is a very very dangerous condition for the female. बहुत खतरनाक कंडीशन है। होती क्यों है वो बताऊंगा अभी, है क्या पहले वो समझ लो। फर्टिलाइजेशन जो है, अब ध्यान से सुनना इस चीज को, यहां हम लेके चलते हैं, right? Suppose 14th day, this is the day of the fertilization, ठीक है। 14th day से यूट्रस में
यूट्रस। यहां तक पहुंचने के लिए इसको लगते हैं 7 to 8 डेज, यानी 14, 7, 21 और 22, या तो 21st डे और 22nd डे। कौन सा होगा ये? इम्प्लांटेशन डे, इम्प्लांटेशन, ठीक है, इम्प्लांटेशन। यानी 14 डे पर भाई फर्टिलाइजेशन हो चुका है। कि आइडियल कंडीशन लेके चल रहे हैं, ये जरूरी नहीं है। एक आइडियल कंडीशन जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए, 14 डे पर फर्टिलाइजेशन हुआ और 7 to 8 डेज इसको यूट्रस में पहुंचने में लगते हैं, यानी 21st या 22nd डे पर जाके ये यूट्रस में इम्प्लांट कर जाएगा। ठीक, नॉर्मल सी सिचुएशन। हम दूसरी बात कह रहे हैं कि ये यूट्रस में ना इम्प्लांट करके ये फेलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट कर गया, कहीं भी चिपक गया, यहां मान लो, राइट, यहां इम्प्लांट कर गया और बढ़ना शुरू कर दिया। अब देखिए फर्स्ट वीक ये जो 7 to 8 डेज है निकल गया, बट अ स्लाइट पेन आइदर ऑन द राइट और द लेफ्ट साइड इन द पेल्विक रीजन, राइट। फीमेल को एक स्लाइट पेन होगा, फील, बहुत ज़्यादा पेन इंटेंसिटी नहीं होती है। तो फीमेल क्या है, पेन बियरिंग है और केयर बहुत कम करती हैं, राइट। तो क्या है, उन्होंने झट से एक पेन किलर ली और फट से खाई। The pain will subside for 5 to 6 hours, but this is not the permanent solution, right? After 5 to 6 hours, again the pain will start. Again, female take another painkiller, but the condition worst and worst. Situation खराब हो रही है। The second week जब start होता है pregnancy का, the size of the embryo will increase. अब बेटा ये ध्यान रखो कि इस ट्यूब का जो इंटरनल डायमीटर है 8 mm अराउंड होता है, और ये जब जैसे जैसे एम्ब्रियो ग्रो करेगा द पेन इंटेंसिटी इंक्रीजेस। यानी आफ्टर द सेकेंड वीक, 14-15वें दिन क्या होगा, दिस एरिया विल बस्ट एंड द पूल फाउंटेन ऑफ द ब्लड इन द पेरिटोनियम, ब्लड निकलना शुरू हो गया। नाउ द फीमेल suffering from a severe pain, and slowly and gradually she will droop like this, forwardly drooping होने लगती है, and the blood pressure sharply decreases. Now the female having 4 to 5 hours only, अगर 4 to 5 hours में उसकी सर्जरी नहीं होती है, इसको सर्जरी करके फेलोपियन ट्यूब को कट करके सील अप कर देते हैं, तब तो उसकी लाइफ बच जाती है, अदरवाइज डेड, राइट। नाउ होती क्यों है एक्टोपिक प्रेगनेंसीज? देखिए एक्टोपिक प्रेगनेंसीज का अगर आप सर्वे देखें तो जनरली एक्टोपिक प्रेगनेंसीज इज डन इन द अनमैरिड फीमेल्स, राइट। जनरली जो अनमैरिड फीमेल्स हैं, अनप्रोटेक्टेड सेक्स की वजह से उनमें क्या है, प्रेगनेंसीज होती हैं, एंड आफ्टर दैट वंस शी स्किप द पीरियड, then she take the emergency contraceptive pills. Now this is the misuse of the emergency contraceptive pills. The recommended is 72 hours before the coitus. जो contraceptive pills हैं, emergency contraceptive pills हैं, they are recommended 72 hours before the coitus. Mating से 72 hours पहले उनको लेनी चाहिए, लेकिन वो ले रही हैं जब implantation almost done है तब। तो उसमें क्या होता है, once the female take the contraceptive pills, then within 20 to 30 minutes the uterus show the contractions, vigorous contraction. These are the negative contractions, जिसकी वजह से जो एम्ब्रियो यूट्रस की तरफ आ रहा है वो पुश फॉरवर्ड, जिससे क्या होगा, अब चूंकि जोना पैलिसिडा जो लेयर थी वो डिजेनरेट ऑलमोस्ट कर जाती है, देन द एम्ब्रियो सेल्स इज स्टिकी इन नेचर, वो कहीं ना कहीं जाके इम्प्लांट कर जाएंगे, चाहे एम्पुला पे करें चाहे स्टेमस जंक्शन पे, कहीं भी इम्प्लांट कर जाएंगी, एंड दिस इज द एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द फेलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट और सेल्फ्लिक्स। नाउ नेक्स्ट इज
यूट्रस और womb of the mother uterus. Pear shaped organ है and located between urinary bladder and rectum. यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच में आपको ही मिलता है, राइट। जो यूट्रस है इसमें हम 3 जोन लेके चल रहे हैं। वन इज फंडस, सेकेंड इज बॉडी एंड थर्ड इज सर्विक्स, राइट। हम थोड़ा सा डायग्रामेटिकली चलते हैं तो दैट इज इजी फॉर यू। फंडस, मेन बॉडी, cervix, and this is the area which join the fallopian tubes, right? तो एक लेयर ये हो गई, सेकेंड लेयर ये दिखा देते हैं, राइट। और थर्ड लेयर हम रेड से इसलिए दिखा रहे हैं, हाईली वेस्कुलराइज्ड है और स्मूथ नहीं होती। इस तरीके के आपको फोल्ड्स दिखाई पड़ते हैं इसमें, like this, okay। Here one opening, second opening. So this one is the fundus, this one is the body, and this is सर्विक्स। 3 एरिया हो गए। अब बेसिकली जो फंडस या बॉडी रीजन है, राइट, दे आर लाइंड बाय पेरीमेट्रियम, जो आउटर लेयर, दिस वन। मिडिल वन इज myometrium and the inner one is endometrium, ठीक है। 3 लेयर है। The most important one is the endometrium, nutritive layer है, nutritive layer, highly vascularized, glandular, राइट। बेसिकली जो इम्प्लांटेशन है वो एंडोमेट्रियम पर होगा, इम्प्लांटेशन। So implantation takes place at the endometrial layer. अब देखो जो इम्पॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पर कि इम्प्लांटेशन होगा कहाँ। इम्प्लांटेशन टेक्स प्लेस एट द फंडस, ये रीजन जो है, राइट। जनरली जो फीटस आ रहा है वो यहाँ फंडस पे कहीं पर भी ज्वाइन करेगा, राइट। जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा
attach at the fundus region. Sometimes the placenta also attach with the body region, but there is a problem. जितना लोअर प्लेसेंटा होगा, ध्यान से सुनना, जितना लोअर प्लेसेंटा होगा उतना मूवमेंट ऑफ द फीटस इज लो. वन थिंग. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि at the full term pregnancy the head of the fetus is fixes here, right? अब अगर लोअर प्लेसेंटा है तो हेड फिक्स यहां नहीं होगा, देन इंक्लाइन पोजीशन आती है जिसको हम बोलते हैं ब्रीच पोजीशन, राइट? जो ब्रीच पोजीशन आ रही है, ब्रीच पोजीशन, राइट, इंक्लाइन पोजीशन आ जाती है. तो ऐसी कंडीशन जो है, जो ब्रीच की कंडीशन होती है फीटस की, उसमें कभी भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती. द फीमेल अंडरगो द सी सेक्शन, सिजेरियन सेक्शन होना ही होना है उसका, ठीक है. जो लोअर रीजन आता है सर्विक्स, सर्विक्स जो है इसमें आपको दो ओपनिंग मिल रही हैं, वन टुवर्ड्स द यूट्रस एंड सेकेंड टुवर्ड्स द वेजाइना, राइट? Towards the uterus is called internal os. Towards the vagina is called external os. ठीक है. तो फंडस एलिवेटेड रीजन आ गया, बॉडी आपका लोअर रीजन आ गया, और a small canal which join with the or open into the vagina is called cervix. Now this cervix supported with the pubic bone, और ये बोन दोनों जो pelvic girdle हैं दोनों ज्वाइन करते हैं by the pubic symphysis. Pubic symphysis. So this is very very important. At the time of the parturition, delivery of the fetus, the relaxin hormone act on this pubic symphysis and dilate the pubic symphysis. So the cervical canal come into the vaginal canal to form the birth canal, right, and help to easy deliver the fetus outside the body of the female, right? तो फुल टर्म प्रेगनेंसी जो होगी उसमें जो फीटस का हेड है वो यहाँ रहेगा, राइट? अगर हायर प्लेसेंटा है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? इट इज़ वेरी गुड फॉर द फीमेल्स. तो आसानी से फीटस जो है वो डिलीवर हो जाएगा, देन देयर इज नो प्रॉब्लम, राइट? जैसे जैसे फीमेल की हाइट कम होती है, जो द लेंथ ऑफ द सर्विक्स इज ऑल्सो रिड्यूस, राइट? अगर ये सर्विकल लेंथ जो है वो 2 सेंटीमीटर से कम है, राइट, तो इसमें प्री टर्म मैचुरेशन डिलीवरी होने के चांसेस है. मतलब बहुत सारे केसेस में आप लोगों ने सुना होगा 7 मंथ पे डिलीवरी हो गई या 8th मंथ पे डिलीवरी हो गई, तो उसमें बेसिकली ये कुछ एक हद तक ये रीजन हो सकता है, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट द यूट्रस. आई होप कि आप लोगों की समझ में अच्छे से आ गया होगा. नाउ द नेक्स्ट इज वेजाइना. वेजाइना की बात करें तो वेजाइना, देखिए, फर्स्ट थिंग इज कॉपुलेटिंग कैनाल है. कॉपुलेटिंग कैनाल मीन्स द कैनाल इन विच copulation, mating, or the male sex organ, that is penis, inserted and release the seminal plasma, that is called copulating canal. ठीक है. दूसरा बर्थ कैनाल, यानी अभी जो मैंने बताया सर्विकल कैनाल और वेजाइनल कैनाल दोनों मिलके बर्थ कैनाल बना रहे हैं.
तो दे एक्ट एज अ बर्थ कैनाल, दे एक्ट एज अ कॉपुलेटिंग कैनाल। लेंथ की मैं बात करूं तो 7.5 से लेके 8.0 सेंटीमीटर तक हो सकता है, यानी अप्रॉक्स 3 to 5 इंचेस इतनी लेंथ वेजाइना की हो सकती है। ठीक है, नॉन क्रेटिनाइज है, कोई क्रेटिन प्रोटीन नहीं होती है, लाइन बाय द स्क्वेमस एपिथेलियम, लाइन बाय द स्क्वेमस एपिथेलियम, राइट। ट्रांसवर्स फोल्ड मिलते हैं, ट्रांसवर्स फोल्ड्स, इनको आप कहेंगे वेजाइनल रिवगी, vaginal lubricant, transverse fold, that is vaginal lubricant. Another very important thing, जो pH है वो बेसिकली एसिडिक मिलेगा आपको, एसिडिक। अब उसका एसिडिक होने का रीजन है जो ग्लाइकोजन है, now that glycogen is converted into the lactic acid by the special kind of the bacteria called Dodalane bacilli, right? So in the presence of this Dodalane bacilli, the glycogen is converted into the lactic acid. तो एसिडिक मीडियम होगा। उसका रीजन भी है कि जो फीमेल जेनिटेलिया हैं, दे आर मोर एक्सपोज टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इन कंपैरिजन टू द मेल जेनिटेलिया, राइट। तो जितना ज़्यादा एक्सपोजर होगा इन्फेक्शन के चांसेस उतने ज़्यादा होते हैं। तो नेचर विल प्रोवाइड सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट जिससे कि इन्फेक्शंस के चांसेस डिक्रीज हो जाए। द अनदर वेरी इंटरेस्टिंग आस्पेक्ट regarding the vagina, hymen, the sign of virginity, the sign of virginity। पहले बात करते हैं कि है क्या hymen। Hymen is a very thin layer, that thin layer partially covered the vaginal orifice, जो opening है vagina की उसको partially cover करेगा, right। अब ये जो hymen है, मैंने बोला वर्जिनिटी साइन, वर्जिनिटी साइन का मतलब ये हुआ कि अगर फीमेल इंटरकोर्स करती है, फिजिकल मेटिंग करती है मेल के साथ में, तो जो पेनिस है उससे हाइमेन रप्चर करेगा एंड द ब्लीडिंग विल स्टार्ट। मींस फीमेल जो है वो अब वर्जिन नहीं है, राइट। लेकिन इन मोस्ट ऑफ द केसेस द हाइमेन इज रप्चर्ड ड्यू टू द horse riding, due to the bicycling, right, long jump, high jump, इन सबसे भी रप्चर हो सकता है। टेम्पॉन ऑल्सो, राइट, सैनिटरी पैड दैट इज टेम्पॉन, टेम्पॉन की वजह से भी हाइमेन रप्चर हो सकता है। सो इट डजंट मीन कि फीमेल अंडरगो द सेक्सुअल इंटरकोर्स, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द वेजाइना। सो दिस इज अ वेरी सिंपल टॉपिक। इसमें एक टॉपिक आप नेक्स्ट लेते हैं जो लास्ट आ रहा है एसेसरी स्ट्रक्चर्स में, दैट इज वल्वा और एक्सटर्नल जेनिटेलिया। वल्वा और एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है। डायग्रामेटिकली समझते हैं इसको। देखो, जो एरिया एक्सपोज हो रहा है फीमेल का, द एरिया विच कंटेन टू इंपॉर्टेंट ओपनिंग, अपर वन इज कॉल्ड यूरेथ्रल ऑरिफाइस एंड लोअर वन इज कॉल्ड वेजाइनल ऑरिफाइस। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात आती है कि ये जो एरिया मैंने डिमार्केट किया है, the area which contain the vaginal and urethral orifice is called vestibule, ठीक है। वो एरिया जिसमें
This one is urethral orifice, urethral orifice और vaginal orifice, vaginal orifice ओपनिंग के नाम हैं, ठीक है। तो जो एरिया इन दोनों ओपनिंग को कंटेन कर रहा है दैट इज कॉल्ड वेस्टिब्यूल, ठीक है। नाउ internally these two openings covered by a very smooth skin fold, right? This smooth skin fold is devoid of pubic hair. This is called labia minora. इंटरनल स्किन फोल्ड है एंड डिवाइड ऑफ प्यूबिक हेयर नहीं होंगे इसमें, ठीक है। यही एंटीरियर रीजन पर यू विल फाइंड अ स्मॉल रॉड लाइक स्ट्रक्चर एट द एंटीरियर जंक्शन. This small rod-like structure is clitoris. ठीक है. Now, external, a very huge fold of skin which cover the labia minora as well as the clitoris also, right? तो क्लाइटोरिस के ऊपर एक पूरा स्किन फोल्ड आ जाता है, जस्ट लाइक द ग्लांस. ग्लांस के ऊपर एक स्किन फोल्ड है जिसको आप प्रीप्यूस कह रहे हैं. द सेम इज हियर, दिस इज प्रीप्यूस. प्रीप्यूस, ठीक है. नाउ दिस प्रीप्यूस कवर द क्लाइटोरिस. Now this clitoris is equivalent to the human male penis. ये ध्यान रखने की चीजें हैं, right? और जो लार्ज स्किन फोल्ड था, this is called labia majora. This labia majora equivalent to the scrotum, ठीक है. Now anterior region is elevated. Is a fatty cushion area. जो फीमेल का एंटीरियर रीजन है वो हल्का सा एलिवेट करेगा, डोम शेप्ड. दिस डोम शेप्ड एरिया इज कॉल्ड mons pubis or mons veneris. This is provided with pubic hair, right? This is provided with the pubic hair. पोस्टीरियर रीजन पे चलते हैं. तो पोस्टीरियर रीजन पर एनल ओपनिंग, और जहां पर पोस्टीरियर रीजन पे जो लेबिया मेजोरा है ज्वाइन करते हैं, हियर यू विल फाइंड द रिंकल्ड स्किन. दिस इज कॉल्ड फॉर चीटे. रिंकल्ड स्किन होती है, रिंकल्ड स्किन, ठीक है. फॉर चीटे से लेके एनस, दिस इज एनस. ये जो एरिया है दिस इज कॉल्ड पेरिनियम. Now the perineum is provided with a perineal gland. याद रखना है, right? Perineal gland. अब ये जो perineal gland आ रही है, now this perineal gland secrete ectohormone, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फेरोमोन्स.
बेसिकली ये जो फेरोमोन्स हैं दे अट्रैक्ट, दे एक्साइट द अपोजिट सेक्स फॉर द कॉपुलेशन प्रोसेस, राइट। जो मेल है उसको एक्साइट करते हैं, राइट, फॉर द copulation, for the coitus, for the intercourse process, right? So this is all about the vulva और external genitalia. I hope कि इस लेक्चर के बाद आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, राइट। इन द नेक्स्ट सेक्शन वी विल कवर द फीमेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। स्टिल आपको कोई भी अगर इसमें दिक्कत आती है, यू कैन मेंशन इन माय कमेंट बॉक्स, राइट, और यू कैन मेल इट ऑन माय ईमेल आईडी, ओके, विच आई मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन, राइट। बहुत अच्छे से पढ़िए, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है, एंड सो मेनी क्वेश्चंस आस्क्ड इन द नीट एग्जामिनेशन, राइट। ओके, थैंक यू।